नमस्कार घंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश बड़ी खबर, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव का ऐलान कब होगा। मतदान का ऐलान हो चुका है, इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर कर दिया है। और उत्तर प्रदेश में 7 चरण में मतदान होगा। गोवा, उत्तराखंड, पंजाब में एक ही चरण में होगा 14 फरवरी को। मणिपुर में 2 चरण में मतदान होगा। लेकिन सबकी निगाहें टिकी हैं कि आखिर पंजाब और उत्तर प्रदेश में क्या होगा। उत्तर प्रदेश इस मायने में कि 403 सीटें हैं, 80 लोकसभा की सीटें वहां से प्रभावित होती हैं। और यह भी कहा जाता है कि सत्ता के सिंहासन यानी कि केंद्र में सरकार बनानी है तो उत्तर प्रदेश को फतेह करना बहुत जरूरी है। तो चले हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार साथी हमारे साथ जुड़े हैं। अर्चना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जयपुर से। चंडीगढ़ से हमारे साथ प्रमोद वशिष्ठ जी जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश लखनऊ से हमारे साथ अभी अरुण मिश्रा जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। अर्चना जी, क्या लगता है आपको, इलेक्शन 7 चरण में उत्तर प्रदेश में, इस पे कोई सवाल उठ सकते हैं? डेफिनेटली उठ सकते हैं सर, बिकॉज पिछली बार भी जब बात हुई थी तो ये वाला मुद्दा काफी बार उठा है कि इलेक्शंस वन फेज में क्यों नहीं पूरे वाइंड अप किए जा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पर पैंडेमिक पीरियड है। काफी सिचुएशन जो है हम देख ही रहे हैं। और ये खुद आज इलेक्शन कमीशन ऑफिसर भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि स्टैटिक सिचुएशन नहीं है, काफी डायनामिक है, चेंजिंग है। कब यहाँ पर कोविड का क्या सिचुएशन होगा आगे किसी को नहीं पता है। तो उसके ऊपर डेफिनेटली एक प्रश्न चिन्ह है कि कुछ स्टेट्स में आप सिंगल फेज कर रहे हैं, कुछ स्टेट में आप 7 फेज में कर रहे हैं। लेकिन चूंकि एक दूसरा एंगल ये भी है कि यूपी का जो एक लार्ज स्केल है उसको भी अगर हम मेजर करें, लेकिन तो उसका अदर साइड ये है कि वन फेज में डेफिनेटली दैट कैन बी चैलेंजिंग, क्योंकि आपके 5 स्टेट्स में एक साथ हो रहे हैं। सारी टास्क फोर्स अगर एक ही दिन आपने लगा दी है तो वो भी उसमें भी यानी वो दोनों अगर हम देखें, अगर इवेल्युएट करें तो दोनों सिचुएशन काफी ये कह सकते हैं चैलेंजिंग है। तो इसीलिए बीच में जो चल रहा था कि अगर इलेक्शन कमीशन डेट डिसाइड करेगा कि नहीं करेगा, वो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था। क्योंकि जिस तरह से हाईकोर्ट ने इन सब चीजों का संज्ञान लिया था और कहा था कि इलेक्शन रैलीज का यानी जो भी है ये इस तरह से होना चाहिए बैलेंस्ड वे में, उसके बाद अगर आज डेट्स डिसाइड हो गई है तो डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन शुड बी कंग्रेचुलेटेड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। और सेकंड, जो कुछ चीजें उसमें आई हैं, जो प्रोटोकॉल्स उन्होंने फॉलो करने को बोला है, वो भी एक, जो हमने पिछली डिबेट में अगर याद हो तो हमने बोला था कि नवाचार होना चाहिए, कि बहुत हो गया कि आप घर घर जा रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं। नो, अब एक नया मॉडल आना चाहिए। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि अगर डिजिटल कैंपेनिंग स्टार्ट होगी तो एक भारत के जो इलेक्शन के हिस्ट्री में कुछ नए आई थिंक सामने नवाचार आ सकते हैं। किस तरह से नई शक्ति का प्रयोग हो सकता है, किस तरह से डिजिटलाइजेशन हो सकता है इलेक्शन कैंपेनिंग का, कुछ नई स्टोरीज आएंगी सामने। बिल्कुल। प्रमोद जी, आपके पास आना चाहूंगा। पंजाब चर्चाओं में है क्योंकि 2 दिन पहले ही जिस तरह की स्थितियां वहां पे बनी है प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को लेकर के, उसके बाद चर्चाओं में है। और वैसे भी देखें तो जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बाद सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है सीट के हिसाब से। क्या लगता है पंजाब में, क्योंकि पंजाब में बड़ी अजीबोगरीब स्थिति हो चुकी है। आम आदमी पार्टी को यह भरोसा है कि हम वहां सरकार बना सकते हैं। कांग्रेस अभी वहां पे स्टैंडिंग गवर्नमेंट है, अभी वो रन कर रही है। और अकाली जो एनडीए के घटक हुआ करते थे पहली बार, क्योंकि 10 साल तक बीजेपी और मिलकर सरकार बनाई हुई है उन्होंने, अब पहली बार वो बीएसपी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कैप्टन अपनी पारी बीजेपी के साथ खेलेंगे। तो क्या लगता है वहां पे कि बड़ा राजनीतिक दलों के लिए भी चुनौतियां हैं? और पंजाब में किसान आंदोलन से जुड़े जो गुट थे वो भी अब की बार ताल ठोक रहे हैं कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। देखो, इस बार बिल्कुल आपने सही कहा कि इस बार पंजाब में जो चुनाव है बिल्कुल अलग हटके होने जा रहा है। पंजाब का वैसे तो परिदृश्य पहले ही बदल गया था। जैसे अमरिंदर सिंह को कांग्रेस ने हटाया, चरणजीत सिंह चन्नी जी को दलित सीएम बनाया। इसके बाद जो एक बड़ा मुद्दा यहाँ जो प्रधानमंत्री का भी चल निकला, चलो ये तो एक सुरक्षा का मामला है, लेकिन वैसे ही यहाँ जो देखा जाए तो यहाँ बहुत चेहरे हो गए हैं अब सीएम के, और एक अलग हटके चुनाव होने जा रहा है 25 साल बाद। तो मैं पहले सबसे उस अकाली दल पे आऊंगा जो उन्होंने वो किया। 25 साल पहले इन्होंने लोकसभा चुनाव में समझौता किया था, उसके बाद में इन्होंने अच्छा उसमें सफलता भी मिली। 8 और 4 दोनों ने जीती थी समझौते में बसपा के साथ में। और सबसे देश में सबसे बड़ा जो दलित वोटर वाला राज्य, सबसे बड़ा राज्य पंजाब है। तो ये भी ये देखा जा रहा है कि इनको उम्मीद है कि दलित वोट बसपा को मिल जाए।
कांग्रेस ने इसको बुनाते हुए चरणजीत सिंह चन्नी दलित को सीएम बना दिया। उनको भी दलित से उम्मीद, 32 पॉइंट कुछ यहाँ वोटर दलित के माने जाते हैं। बिल्कुल, जट सिख को वोटिंग हमारा परसेंटेज के इस लिहाज से देखें तो सर्वाधिक वोटिंग परसेंटेज है पंजाब में, सर्वाधिक है। और जो हम यहाँ सिख देखें तो सिख यहाँ लगभग 57% है, दलित में लगे सारे। तो सबका जो इस बार दाव जो सारे दल खेल रहे हैं वो दलित पे खेल रहे हैं। अमरिंदर सिंह को आप देखें तो उन्होंने अपनी पंजाब लोग कांग्रेस बनाकर एक भाजपा से, हालांकि अभी समझौता नहीं हुआ है, लेकिन वो लगता है कि समझौता इनका हो जाएगा। और पिछला जो हम 2017 के चुनाव को ले तो उसमें इन्होंने अकाली दल बहुत ही तीसरे नंबर पे चला गया था, आम आदमी पार्टी ने 20 सीटें ली थी और 77 सीटों पे कांग्रेस थी। अब तो खैर आम आदमी और भी पार्टी नीचे चली गई है। लेकिन जो अभी चुनाव घोषित हुए हैं इसके बाद अभी आप देखना कि यहाँ का परिदृश्य और बहुत कुछ बदलने जा रहा है, क्योंकि यहाँ इस बार आमतौर पे पंजाब में स्थानीय मुद्दे हावी रहते थे। इस बार यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर जो काम करेगा वो किसान आंदोलन का है। भले ही से किसान आंदोलन का कानून, कृषि कानून केंद्र सरकार ने वापस ले लिए हों, लेकिन उसके बाद भी किसानों के मन से अभी वो टीस, वो द्वेष, वो भाव वो गया नहीं है। और किसान आंदोलन से जुड़ी एक बात में, किसान आंदोलन से जुड़ी बात में एक बार अर्चना जी के पास जाना चाहूंगा। प्रमोद जी आपको कंटिन्यू लूंगा मैं आगे, लेकिन अर्चना जी, किसान आंदोलन की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी वेस्ट बंगाल में। हालांकि किसान आंदोलन से सीधा कोई असर नहीं था, लेकिन किसान नेताओं ने कहा कि ये किसान आंदोलन का असर है, अभी केंद्र सरकार के समझ में नहीं आ रही है। अगर हम देखें वेस्टर्न यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पर आरएलडी का काफी दबदबा है और किसान टिकैत खुद वहां से आते हैं। अभी टिकैत ने राजनीतिक दलों से अलग रहने की बात कही है कि किसानों का काम नहीं है ऐसे करने का, हम किंग मेकर बने, हम चुनाव में ना उतरें। तो यहाँ पंजाब का जैसे प्रमोद जी अभी जिक्र कर रहे हैं किसान आंदोलन पे अगर हम बात करें तो अभी तक, क्योंकि प्रधानमंत्री के काफिले को जो रुकना पड़ा किसान आंदोलन के कारण, वो एक बड़ा कारण है। तो क्या लगता है कि बीजेपी की अभी किसान नींद उड़ा सकते हैं? क्योंकि अब अगर जैसे कहा गजेंद्र सिंह ने कि 31 जनवरी तक हम सॉर्ट आउट कर देंगे, आपके मामले जहां पे दर्ज हैं वो भी वापस कर लेंगे, क्या इलेक्शन आचार संहिता का इस पे असर पड़ेगा? बिल्कुल सर, ये तो किसानों का अभी जो जिस तरह से जो अभी पूरे जो पिछले 1 साल में हम देखे जो पूरे हालात बने रहे हैं, ये हमको बोलना पड़ेगा कि किसानों ने मोदी गवर्नमेंट की नींद तो उड़ा दी थी, है ना। जिस तरह से वो लोगों ने सड़कों पर बैठे हैं, उनको ऊपर सर्दी हो, बारिश हो, गर्मी हो, कोई वेदर का उनके ऊपर फर्क नहीं था कुछ भी। उनको कितनी बार उनके डिस्कशंस हुए हैं, राउंड टेबल डिस्कशंस हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जो जिद पकड़ी हुई थी वो नहीं छोड़ी। उन्होंने अंत में कहीं ना कहीं हमें बोले कि ये मोदी गवर्नमेंट को झुकना तो पड़ा उनके आगे, है ना। ये हम सब ने देखा। और अभी जो 2-3 दिन पहले देखा कि जो मोदी जी का जो काफिला था, जब किसान जिस तरह से सड़क पर आए और जो उनका 15 से 20 मिनट रुकना पड़ा उनके काफिले को, जिस परिस्थितियों में, वाकई वो परिस्थितियां खौफनाक हैं। पीएम के लिए भी वो क्वेश्चन यानी एक चैलेंजिंग सिचुएशन आ रही है। और दूसरी चीज ये बोल सकते हैं कि अभी भी इनको सेंट्रल गवर्नमेंट को किसानों को इजी नहीं लेना चाहिए। किसानों में जिस तरह से अभी सर ने बताया रोष है, वो रोष सामने दिखा है, क्योंकि एमएसपी को लेकर अभी भी सरकार के सामने काफी प्रश्न, किसानों के सामने भी क्वेश्चन मार्क्स है और सरकार के सामने भी क्वेश्चन मार्क है कि उस चीज को कैसे हम लोग इवेट करते हैं। और दूसरी चीज, वेस्टर्न यूपी में टिकैत का काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड है। टिकैत के सामने एक अपॉर्चुनिटी भी है किंग मेकर बनकर आने के लिए। तो मुझे लगता है काफी इंटरेस्टिंग होगा आगे का पूरा सिचुएशन एनालिसिस करना और देखना। बिल्कुल, और ये एक चुनौती होगी कि 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, सैनिटाइज आपके पास में है कि नहीं है। मुझे लगता है कि प्रमोद जी क्या लगता है कि सैनिटाइज, जैसे हम सुनते हैं कि इलेक्शन में जो कुछ चीजें चलती हैं, अब की बार मास्क सैनिटाइजर भी मुझे लगता है कि इलेक्शन का एक बड़ा गिफ्ट रहेगा मतदाताओं के बीच। बिल्कुल, देखो आपने अभी चुनाव आयोग की जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो आपने ध्यान दिया होगा कि कोरोना ने हमको टेक्नोलॉजी सिखा दी है। बिल्कुल, पूरी तरह से 15 तारीख तक कारण है कि आप चंडीगढ़ से जुड़े हैं अर्चना जी, जयपुर अपने घर से जुड़ी हुई है। जी हाँ, नहीं बिल्कुल। अब आप देखो ना 15 तारीख तक रैलियों पर रोक लगा दी है। और इतना इस बार जो चुनाव आयोग ने जो टेक्निकल रूप से जो चीजों का काम किया है वो इंटरनल, अगर उस पर आप ध्यान देंगे कॉन्फ्रेंस पे जब भी हो रही थी, मुख्य चुनाव आयुक्त बोल रहे थे, तो उसमें उन्होंने कोरोना को बड़ा फोकस किया है। कोरोना को लेकर उन्होंने मास्क का ही नहीं, मास्क जैसे उन्होंने वृद्धों को, दिव्यांगों को बैलेट पेपर का घर से दे दिया। 15 तारीख तक भी अभी और बढ़ेंगे रैली पे रोक। ये कोरोना का ही रीजन रहा है, टेक्नोलॉजी का पूरी तरह से।
और निश्चित रूप से कोरोना का तो पूरी तरह असर देखने को मिलेगा और रैलियों पर रोक लगातार लगेगी। निश्चित आगे बढ़ने की पूरी संभावना जो बताई जा रही है। अभी मेरी बात हो रही थी दिल्ली में कई वरिष्ठ पत्रकारों से इस बारे में। बिल्कुल, निश्चित रूप से प्रमोद जी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि जब एक नवाचार है, जैसे अर्चना जी ने कहा, पहले जब हम इलेक्शन पे बात कर रहे थे कि अब की बार के इलेक्शन में कुछ नवाचार होना चाहिए, इनोवेशन बहुत जरूरी है, तो ये हमें एक उस टेक्नोलॉजी पे जाना चाहिए। को जरूरी नहीं है कि परिस्थितियां कुछ भी हो सकते हैं। आप जब आम लोग क्लासेस चल सकते हैं, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस चल सकती हैं, तो ऐसा क्या है नेताओं को कि वो अपने ऑनलाइन वो नहीं कर सकते हैं? और उनका जो चार्म, मैं और एक बात बताना चाहूंगा, देखिए आज किसी भी रैली में देख लो, वो दौर चला गया कि जब अटल बिहारी वाजपेयी को सुनने के लिए पब्लिक आती थी या इंदिरा गांधी को सुनने के लिए आया करते थे, वो दौर चला गया। आज चाहे प्रधानमंत्री जी को सुनने की बात हो या किसी राज्य के मुख्यमंत्री को सुनने की बात हो, आम पब्लिक का रेशो उसमें 2% होता है। खुद के अपने कार्यकर्ता और उनके लोग आते हैं, पब्लिक नहीं आती है। ये गलतफहमी है राजनीतिक दलों को। मैंने बहुत सारी रैलीज में सिर्फ यही पूछा कि आप किस पार्टी? सर हम तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, अकाली दल के कार्यकर्ता हैं, सीधा बोलते हैं वो। तो आप अंदाजा लगाइए, पार्टी के नेताओं को अब समझना होगा कि जनता सुनने के लिए नहीं आ रही है उनको। जब अपने ही कार्यकर्ताओं को सुनाना है तो आप मैसेज ही डाल दीजिए उनको, तो आप वर्चुअली सुना सकते हैं उनको, तो आप स्क्रीन पे सुना सकते हैं उनको। क्यों जनता को जोखिम में डाल रहे हैं? इलेक्शन आगे भी हो सकते हैं और अगर ये नवाचार सक्सेसफुल होगा तो मुझे लगता है कि काफी अहमियत होगी। चले प्रमोद जी, हम किसान आंदोलन की बात कर रहे थे जी। किसानों को लेकर के अभी जैसे पंजाब में ताल ठोक रहा है किसान आंदोलन से जुड़ा एक गुट है कि हम चुनाव लड़ेंगे, इसका कुछ असर होगा? देखो निश्चित रूप से आप बताऊं कि पंजाब के चुनाव में पहले तो जो डेरों का असर होता था, अब वो डेरों से हटकर पूरा असर किसानों पर आ गया है। किसानों के यहाँ करीब 40 संगठन है। इसमें से ये भी है कि जैसे अभी इन्होंने बीजेपी ने प्रयास किया है, जैसे मनिंदरजीत सिंह सिरसा जी को खुद की तरफ मिला लिया, इस तरह से वही किसानों पर दबाव बनाने के लिए बड़े अमरिंदर सिंह बार बार किसानों की मीटिंग कर रहे हैं, संगठनों को बोला कि इंटरनली कि उनको किसी तरह मना लिया जाए। लेकिन किसान अभी बीजेपी से नहीं माना है। पिछली बार केवल 3 सीट बीजेपी की वैसी आई थी, आप उसमें देखेंगे अब 1.7% वोट मिला था बीजेपी को। हाँ, जो उसमें बीजेपी का था नहीं आधार बिल्कुल भी। लेकिन इस किसान आंदोलन के बाद में पंजाब में आज के हालात, आज के कल क्या होगा ये पता नहीं, आज के हालात में तो भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल भी वजूद या कोई वो नजर नहीं आ रहा है किसी भी सूरत में। किसान, और इसका कारण है किसान, वो तो इस हालात ये हो रहे हैं कि बीजेपी का झंडा देखते हैं मारने दौड़ते हैं। इस हालात आपने देखा होगा कैसे। तो चलिए प्रमोद जी, 2 बातें होंगी। किसान आंदोलन के चलते बीजेपी को बैकफुट पे आना पड़ा, उन्हें तीनों बिल विड्रॉ करने पड़े, और अगर बीजेपी को अभी भी वोटिंग परसेंटेज में कोई इजाफा नहीं होता है, सीटों में इजाफा नहीं होता है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए एक सोचने वाली बात होगी। क्योंकि इसी बीच एग्रीकल्चर मिनिस्टर मिस्टर तोमर यह बात और कह चुके हैं कि अभी हम वापस, किसानों की उन्हें चिंता है 2022 में आमदनी दुगनी करने की, जैसा वो कह रहे हैं, यानी कि किसान बिल वापस भी ला सकते हैं चिंता के जरिए। अब वो अगर ये बातें बीच में आएंगी तो फिर बहुत मुश्किल होगा बीजेपी के लिए। खैर चलिए, मैं एक बार उत्तर प्रदेश के लिए हम रुख करना चाहेंगे। अर्चना जी, अभी एक नया इनोवेशन राजनीति में और है। परिणाम आने के बाद भी मैं किसी एक वरिष्ठ पत्रकार से इलेक्शन के दरमियान बात कर रहा था कि इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, तो उनका कहना था कि इलेक्शन के रिजल्ट 10 को आएंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। अगर बिल्कुल 2-4 सीट का भी अगर कहीं अंतर रहता है तो उनकी खुशियां गम में तब्दील हो सकती। मैं कह सकती हूँ कि बड़ी परंपरा है हमारे यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है। जीतने के बाद तुरंत रिजाइन भी कराया जा सकता है कि आप को हम टिकट भी दे देंगे, आप बाई इलेक्शन के लिए तैयार रहिए। ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं अभी लोगों के, एक तरह से ये कहूं कि सोशल मीडिया पे इस तरह के कमेंट्स भी पास हो रहे हैं कि 10 मार्च की डेट तो दी है, लेकिन क्या होगा उस समय ही पता लग पाएगा। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, क्योंकि इन 5 राज्यों में सबसे बड़ा प्रदेश है, और ये भी कहा जाता है कि दिल्ली की सल्तनत या कहूं सियासत हो चाहे सत्ता की कुर्सी हो, उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से ही निकलता है। वर्षों समय देखे आ रहे हैं। अभी क्या लगता है आपको? अखिलेश को हम ये कह सकते हैं कि योगी जी एक चेहरा है बीजेपी के सामने, 2 चेहरे तो सामने आ रहे हैं अभी आपके। अखिलेश होगा, एक ये होंगे। प्रियंका गांधी अब कितना वहां पे अपना वजूद कायम कर पाती हैं, देखने की बात होगी। तो अभी बीजेपी के लिए एक चुनौती है, या फिर कहें कि नहीं कोई चुनौती नहीं है, 47 पिछली बार ली थी, अब की बार अखिलेश को चुनौती बनकर के नहीं आ सकते?
नहीं सर, अगर हम लोग यानी यही बात है, आजकल अगर पार्टी कार्यकर्ताओं से ही बात करें दोनों पार्टीज के, यानी इनफैक्ट बीजेपी के लीडर्स भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अखिलेश एक चुनौती तो दे रहा है उनको। उसको आप बोल दीजिए कास्ट ड्रिवन पॉलिटिक्स बोल दीजिए, कि कुछ लोग हैं जो बिल्कुल अखिलेश के साथ खड़े हैं, जो बीजेपी के लिए भी एक काफी चैलेंज हो रहा है। ब्राह्मण्स का एक था ही जिसके कारण उन लोगों ने कांग्रेस के एक सीनियर वर्कर को अपने साथ लिया था। तो यानी कुछ है जो कास्ट डायनामिक्स हैं वो भी चैलेंज दे रहे हैं बीजेपी को वहां पर। और अखिलेश जो ये किसानों का मुद्दा है डेफिनेटली वो भी उनके अगेंस्ट जा रहा है। और दूसरी चीज ये कि अगर हम पास्ट हिस्ट्री ही एनालाइज करें यूपी और उत्तराखंड दोनों की, तो वहां पर गवर्नमेंट्स रिपीट नहीं होती हैं। जिस तरह से हम बात करते हैं राजस्थान में एक बार कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी आती है, इसी तरह से बीजेपी का भी पास्ट हिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग है। वहां पर लोगों ने सरकार को, एक ही पार्टी को सरकार फिर से बनाने को रिपीट करने का परमिशन नहीं दिया है। तो ये जो डायनामिक्स हैं ये अपने आप में बीजेपी गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि किस तरह से वापस हमको सरकार बनानी है। और उसी आंकड़ों पर ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन आज भी अगर देखें तो 60-70 सीट्स जो है वो वेस्टर्न यूपी की कह रहे हैं वो बीजेपी के पास नहीं आएंगी। अखिलेश का भी कहा जा रहा है कि कम से कम 70 से 100 के बीच में वो अपनी सीट्स ले जाएंगे। कांग्रेस वहां पर कितनी सशक्त होकर आती है ये आने वाले दिनों में देखना होगा, क्योंकि अभी तक वहां का कांग्रेस का भी बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड सामने आ नहीं रहा है। बीएसपी वैसे ही साइडलाइन हो गई है। तो डेफिनेटली जो दिख रहा है अभी दो फेसेस दिख रहे हैं, एक योगी जी का और एक अखिलेश का। तो बाकी जो आपने बोला है 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में अर्चना जी और दिखाई देगी कि इस बार युवाओं के हाथ में काफी कमान रहेगी, क्योंकि पूरा दखल अगर कांग्रेस की बात करें तो प्रियंका गांधी, मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं। अखिलेश की बात करें तो अखिलेश, क्योंकि शिवपाल अखिलेश से हाथ मिला चुके हैं, साफ है कि वजूद अगर वहां चलेगा तो अखिलेश का चलेगा। अगर बात एक सियासी दिग्गज वो दुनिया में नहीं रहे, अजीत सिंह, वो अपने बेटे जयंत चौधरी, वो अब की बार अपना सारा पाला वो खेलेंगे, क्योंकि उनके सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि वो इस इलेक्शन में किस तरह से रिप्रेजेंट कर पाते हैं, क्योंकि उनका सारा फोकस वेस्टर्न यूपी में रहेगा। और अगर वो सक्सेसफुल होते हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ी पारी खेलने के लिए वो आतुर हैं, आगे आ सकते हैं। अरुण मिश्रा हमारे साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। अरुण जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, अरुण मिश्रा हमारे साथ जैसे जुड़ेंगे हैं हम उनसे पूछना चाहेंगे कि वहां की चुनावी मौसम की नजाकत क्या है, उनसे सुनना चाहेंगे। वो लखनऊ से हमारे साथ लगातार जुड़ते रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ, अर्चना जी मान सकते हैं चेहरा तो यही होगा? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें तो मुझे नहीं लगता कोई दो राय होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने भी फ्रंट फुट पे लाकर योगी के साथ ही यानी ओवरऑल हर जगह जिस तरह से उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई सेकंड लीडर, सेकंड इन कमांड कोई आएगा वहां पर योगी जी के अगेंस्ट। क्योंकि आप सारे उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे देख लीजिए और उनके सारे कैंपेनिंग्स में देख लीजिए, योगी इज द फेस। तो हाँ, तो दो चेहरे तो सामने आ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी का चेहरा होंगे और समाजवादी पार्टी की लीडरशिप जिस नेतृत्व में आगे बढ़ रही है यानी कि अखिलेश, वही होंगे। अरुण जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण अरुण मिश्रा हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। वो जुड़ेंगे तब उनके हम विचार लेंगे कि क्या कुछ है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी बात अगर कहें तो मुस्लिम मतदाता वहां अब की बार क्या रुख रखेगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ओवैसी अपनी जमात के बीच अपनी जमीन तलाश रहे हैं। वो कितने सफल हो पाएंगे? अर्चना जी और प्रमोद जी से इस पे मैं एक रिएक्शन चाहूंगा। अर्चना जी, क्या लगता है आपको? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि स्मार्ट हर जाती होती है, हर मतदाता होता है, लेकिन अब की बार वहां का मुसलमान बहुत स्मार्टनेस वोटिंग करेगा। सर, जो फीडबैक मिल रहा है, मैं भी वहां पर कुछ लीडर्स से बात कर रही थी, कुछ जमीनी कार्यकर्ताओं से बात कर रही थी, कुछ जर्नलिस्ट से बात कर रही थी। तो उनका ये कहना था कि एक जो वर्ग, एक समुदाय है जो मुस्लिम वोटर्स का जो है 18 से 30 साल की जो युवतियां हैं वो मोदी गवर्नमेंट के सपोर्ट में है। तो बोले 3 तलाक को लेकर के बेनिफिट मिल सकता है यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जिस तरह से एक लास्ट टाइम जो आया था, एक साइलेंट उनका वोटिंग आपके सामने जो आई थे पक्ष उनका, वो फिर से इस बार रिपीट होने का कह रहे हैं पूरा चांस है, क्योंकि जिस तरह से जो नए रिफॉर्म्स लेकर आई है मोदी गवर्नमेंट, वो उससे काफी इम्प्रेस्ड है। बिल्कुल। और दूसरी चीज तो जो हम बेनिफिट बीजेपी को मिल सकता है वहां पे।
हाँ बिल्कुल, मुस्लिम महिलाएं साइलेंटली वोट करेंगी, मतदान अपना, सामने किसी को नहीं पता चलेगा। लेकिन जब रिजल्ट आया था तो वाकई मोदी गवर्नमेंट के सामने भी एकदम एक सरप्राइज था, ये एक सरप्राइज गिफ्ट था उनकी तरफ से, ये माना 17 जाए। में भी इस तरह का एक परिवर्तन देखने को मिला और बाद में जब पता लगा कि मुस्लिम महिलाओं ने काफी मत अपना मोदी जी। को दिया है और ये कहूं कि बीजेपी को दिया है। हाँ। प्रमोद जी, क्या लगता है आपको, ओवैसी वहां कुछ अपनी जमीन जमा पाएंगे? तो यूपी का गणित है ना, इस बार एक जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की लगभग 119 सीट है, इसके इधर घुमा हुआ है। इसमें 85 करीब पिछली बार बीजेपी ने जीती थी। तो इस बार जो ये हुआ है ना, वो बेसी का मुस्लिम और ये जो जाट का गठबंधन हुआ है। उन्होंने कहा कि नहर में खून बहेगा तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि मुस्लिम का है या जाट का है। तो ओवैसी ओवैसी ने जो ये चलाया, तो जो इस क्षेत्र में इनका गठबंधन हुआ है मुस्लिम और जाट का, अगर ये वोट जयंत चौधरी को जाता है, तो अखिलेश को उम्मीद है कि जयंत चौधरी को ये वोट जाएगा, तो बीजेपी यहाँ बड़ा नुकसान में यहाँ इस क्षेत्र में रहेगी। वही किसान आंदोलन का फैक्टर है, पूरी तरह से किसान आंदोलन का फैक्टर यहाँ काम कर रहा है। तो इसी से को जो एक तरह से आरोप भी लग रहे हैं कि बीजेपी के एजेंट हैं कि वो वोट उधर ना जाए। कांग्रेस भी चाहेगी कि यहाँ जो वोट है उनका वोट अखिलेश को चला जाए जी इस क्षेत्र में, ताकि यहाँ अखिलेश मजबूत रहे, जयंत चौधरी मजबूत रहे। क्योंकि दोनों का गठबंधन तो निश्चित तय ही है, इसमें कोई दो राय नहीं कुछ दिनों बाद में। चलिए, तो मैं मुस्लिम माफी चाहूंगा प्रमोद जी, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। तो चलिए, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का दंगल, ये कहूं कि तारीखों का ऐलान हो चुका है। 10 फरवरी से 10 मार्च तक का ये सफर तय होगा और 10 मार्च को यह तय हो जाएगा कि सत्ता की कुर्सी पे कौन किस राज्य में बैठेगा। सबकी निगाहें टिकी होंगी इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर, क्योंकि यह माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में हिमाचल और गुजरात 2022 में ही चुनाव होना है। ये 2022-2024 का सेमीफाइनल कहा जा सकता है, यह माना जा रहा है। तो निश्चित रूप से हर राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत लगाएगी। जिन राज्यों के अंदर, ज्यादातर राज्यों में भाजपा की सरकार है, वो वापसी की पूरी कोशिश करेगी। कांग्रेस अपनी जमीन बचाने की कोशिश करेगी, क्योंकि उनकी सरकार की अगर हम बात करें तो महज 4 राज्यों में उनकी अभी सरकार है, गठबंधन की सरकार कुछ जगह पे है। तो वह पूरी कोशिश करेगी कि पंजाब में हमारी सरकार बची रहे। लेकिन बीच बीच में उनके प्रदेश अध्यक्ष मिस्टर सिद्धू, वो जिस तरह की पारी खेलते हैं, वो कितना नुकसान और फायदा दे पाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हमारी विशेष पेशकश बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।